हेलो दोस्तों, हिंदी साहित्य मंथन में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं अमित ठाकुर। मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का एकमात्र लक्ष्य और उद्देश्य यही है कि मैं आपको हिंदी साहित्य में नेट जेआरएफ की तैयारी करवाऊं। किसी भी परीक्षा को क्रैक करने के लिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि उस परीक्षा को क्रैक करने के लिए कौन सा विषय आवश्यक है, कौन सा सिलेबस आवश्यक है, यह पढ़ना आवश्यक है और ये जानना आपके लिए अत्यधिक ज़रूरी है। तो हिंदी साहित्य में जो नेट जेआरएफ के लिए एनटीए ने जो सिलेबस सेट किया है वो मैं आपको बताऊंगा और इसी के साथ ये भी बताऊंगा कि किस यूनिट से कितने प्रश्न बनते हैं। ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपना ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि अभी समय भी नहीं है हमारे पास उतना। तो हम शुरू करते हैं कि हमारी जो एनटीए ने जितना भी सिलेबस सेट किया हुआ है वो क्या क्या है। विषय हिंदी है। इकाई 1 से लेकर इकाई 10 तक इन्होंने यह सिलेबस सेट किया हुआ है। इकाई 1 में आप जैसे कि देख सकते हैं कि हिंदी भाषा और उसका विकास। हिंदी साहित्य में जो उसकी भाषा है और उसका जो विकास है उस पर हम विवरण डालेंगे, वर्णन करेंगे उसका। इसमें हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि है। ये जो पूरी इकाई है ये आपको मैं पीडीएफ भी दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं आपको छोड़ूंगा नीचे, और आप वहाँ से ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से ये सब पढ़ सकते हैं। आपके लिए आवश्यक है कि आप जब भी तैयारी करें आपका सिलेबस आपके साथ हो। आप जिस विषय को पढ़ोगे आपका सिलेबस होना चाहिए आपके पास। उसको आप हाईलाइट करो, जो आप पढ़ लेंगे हाईलाइट करो उसको, फिर उसके पश्चात पढ़ने के पश्चात नोट्स बनाओ और उसके बाद आगे बढ़ जाओ। तो इसमें जो ये लिखा है आप सारा पीडीएफ छोड़ूंगा मैं, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। मैंने इसको जूम भी कर दिया है, आप सारा पढ़ लीजिएगा। ये सब अत्यावश्यक है। और इसमें से मैं आपको मेन चीज़ बता दूंगा कि प्रश्न कहाँ कहाँ से अत्यधिक बनता है। प्रश्न जो है आपका जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं, जितनी भी आधुनिक आर्य भाषाएं हैं, इनसे प्रश्न बनता है। प्रश्न बच्चों ऐसे बनता है जैसे आप देखेंगे कि पूछ लेंगे कि ये आर्य भाषाओं की कौन सी विशेषता नहीं है, कौन सी है, ऐसे आपसे ये प्रश्न पूछ सकते हैं। फिर इसके पश्चात आपसे आधुनिक आर्य भाषाओं के बारे में प्रश्न पूछते हैं। जो भी आधुनिक आर्य भाषाएं हैं जिसका वर्गीकरण किया गया है उसके आधार पर पूर्वी, मागधी, अर्धमागधी, पश्चिमी हिंदी, उस माध्यम से आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सी पूर्वी है, कौन सी नहीं है। इसके पश्चात आपको जो ये स्वनिम है, स्वनिम व्यवस्था है, इससे भी आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन से स्वनिम के भेद हैं, कौन से नहीं हैं। जितनी भी ये आपको दिख रही है यहाँ से हिंदी साहित्य के जो नेट है, जो प्रश्न सेट करता है एनटीए, उसमें से हर एक यूनिट से प्रश्न आते हैं। इस यूनिट से लगभग आपको 3 से 4 प्रश्न बनते हैं और वो आपके पक्के होने चाहिए। जितना भी सिलेबस है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसे इस्तेमाल करें जब आप नेट की परीक्षा देंगे। तो आगे चलते हैं दोस्तों। आगे सेकंड यूनिट है हमारी हिंदी साहित्य इतिहास। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है ये भी। जो ये यूनिट है ये प्रत्येक हिंदी के विद्यार्थी का एक आधार होता है। आधार इन द सेंस कि आप कोई भी काम करोगे पहले आधार बनाएंगे उसका, उसी हिसाब से आपके परीक्षा का भी ये एक आधार है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें इतिहास दर्शन पढ़ेंगे आप। जितना भी ये आदिकाल है, भक्तिकाल है, रीतिकाल है, आधुनिक काल है, ये आपको पढ़ना है। ये आपको अच्छे से सिलेबस देखना है। उस सिलेबस के हिसाब से आपने पूरा पुस्तक पढ़नी है। मैं आपको पुस्तक पे पुस्तकें भी बताऊंगा। केवल 3 पुस्तकें ऐसी बताऊंगा जिससे आपको जो आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगी। आप उन पुस्तकों से पढ़ के अपना नेट जेआरएफ आसानी से निकाल सकते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में आपको आदिकाल के लिए पढ़ना है, भक्तिकाल पढ़ना है, भक्ति के सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन, फिर आपने पढ़ना है भारतीय स्वरूप और उसका अंतःप्रादेशिक वैशिष्ट्य पढ़ना है आपने। भक्ति आंदोलन के समक्ष में अलवार संत, नयनार संत, निर्गुण कवि, सगुण कवि, ये सारे पढ़ने हैं। सूफी, ये सारे जितने भी आपके भक्तिकाल के अंतर्गत आते हैं वो पढ़ने हैं, उनकी रचनाएं पढ़नी है। फिर रीतिकाल के बारे में जो रीतिकाल की 3 धाराएं हैं उनको पढ़ना है आपने, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। फिर जो रीति कवियों का जो आचार्यत्व है उसको आपने पढ़ना है। रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य पढ़ना है। आधुनिक काल आता है। आधुनिक काल में आपको उनके उद्भव और विकास के बारे में पढ़ना है। भारतेंदु पूर्व जो युग था उसके बारे में पढ़ना है। गद्य के बारे में पढ़ना है। क्रांति 1857 की क्रांति को पढ़ना है। उसके बाद पुनर्जागरण को पढ़ना है। भारतेंदु युग को पढ़ना है। फिर उसके बाद द्विवेदी युग को भी पढ़ना है। छायावाद को पढ़ना है। फिर इसके बाद जो आगे आता है प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, ये सारा आपको ध्यान से पढ़ना है। इसी का एक भाग और है इसकी जो अन्य साहित्यिक गद्य विधाएं हैं। जैसे यहाँ पे हिंदी उपन्यास लिया है। हिंदी उपन्यास जो हिंदी का जो गद्य लिखने में जो है चार जो है लेखक सामने आए थे। लल्लू लाल, सदा सुखलाल मिश्र, नियाज, इंशाअल्लाह खान और एक और है, उनका नाम मेरे माइंड में नहीं आ रहा, लेकिन वो आपको पढ़ना है, उनके बारे में आपको पढ़ना है, वहाँ से प्रश्न बनते हैं। फिर हिंदी कहानी है, हिंदी नाटक है, हिंदी निबंध है, हिंदी आलोचना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। आपको प्रश्न किस प्रकार के बनते हैं कि जो रचनाओं के मिलान के जन्म काल के हिसाब से, फिर रचनाओं के क्रमानुसार प्रश्न बनते हैं। सारे जितने भी प्रश्न हैं वो इस यूनिट से बनते हैं। इसके पश्चात जो आगे आपको मैं बताऊंगा इसको ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर ये जानकारी रखोगे तो कोई ऐसी बाधा आपके रास्ते में नहीं आएगी। तो ध्यान दीजिए, आगे चलते हैं।
आगे आपको अन्य गद्य विधाएँ आएंगी, रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, डायरी, ये सारे आपने अच्छे से पढ़ने हैं। हिंदी का प्रवासी साहित्य भी पढ़ना है, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। प्रवासी साहित्य से तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि मान लीजिए कोई लेखक दिया हो, ये बताएं, वो बोलेंगे कि कौन सा इसमें से किस देश से है, इंग्लैंड से है, हिंदी का कौन सा लेखक इंग्लैंड से है, कौन सा लेखक अमेरिका से है, ब्रिटेन से है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। आगे तीसरी थर्ड यूनिट है हमारी साहित्य शास्त्र। साहित्य शास्त्र को क्या कह सकते हैं, जैसे कि भारतीय काव्य शास्त्र प्लस पाश्चात्य काव्य शास्त्र। भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र को मिलाकर हमने एक यूनिट बनाई है साहित्य शास्त्र। भारतीय काव्य शास्त्र में क्या आता है, काव्य के लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रोजन, मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रश्न बनता है यहाँ से। फिर प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत है, उनसे क्या प्रश्न बनता है, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य, ये जो सिद्धांत दिए हैं इनसे प्रश्न बनते हैं। परिभाषाएं पूछी जाती हैं, इसलिए आपको ये भी ध्यान से पढ़ना है। रस निष्पत्ति और साधारणीकरण, मोस्ट इंपोर्टेंट। रस निष्पत्ति से 100% क्वेश्चन बनता है। रस निष्पत्ति जो जितने भी 4-5 जितने भी हैं वो जो मैंने रस की निष्पत्ति के बताया है वो आपने पढ़ना है। शब्द शक्ति पढ़नी है, काव्य गुण, काव्य दोष, ये सारा पढ़ना है, ये भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत आता है। इसके पश्चात आपको पढ़ना है प्लेटो के काव्य सिद्धांत को। पाश्चात्य की ओर चलते हैं तो प्लेटो के काव्य सिद्धांत को पढ़ना है आपने। अरस्तु के 3 सिद्धांतों को पढ़ना है, अनुकरण, सिद्धांत, त्रासदी और विरेचन। वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा सिद्धांत को पढ़ना है। कोलरिज की कल्पना और फैंटेसी को पढ़ना है। टी.एस. इलियट को निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा पढ़ना है। आई. रिचर्ड्स की मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत और काव्य भाषा सिद्धांत पढ़ना है। इसके पश्चात जो अन्य आते हैं जैसे रूसी रूपवाद आता है, नई समीक्षा आती है, मिथक आता है, फंतासी आती है, कल्पना आता है, प्रतीक आता है, बिंब आता है, ये सब आपको पढ़ना है। इनमें से प्रश्न कैसे बनता है कि जैसे मान लीजिए पूछ लिया कि जैसे फ्राइड है, फ्राइड किससे संबंधित है, तो मनोविश्लेषण से संबंधित है वो। तो इसी प्रकार से पूछ सकते हैं कि प्रतीक से संबंधित कौन सा है इनमें से, वो चुनना है आपने, ABC चुनना है। बिंब से कौन सा है, मिथक से कौन सा है, ऐसे प्रश्न बनते हैं, इसलिए आपको इसे ध्यान से पढ़ना है। आगे चलते हैं इकाई 4 की ओर। इकाई 4 है वैचारिक पृष्ठभूमि। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, बिल्कुल प्रश्न बनते हैं यहाँ से। भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन के को पढ़ना है आपने। फिर खड़ी बोली आंदोलन को पढ़ना है आपने। फोर्ट विलियम कॉलेज को पढ़ना है आपने। भारतीय हिंदू और नवजागरण को पढ़ना है। महावीर प्रसादी और हिंदी नवजागरण को पढ़ना है। वैसे तो आप आगे भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन इसकी यहाँ पे जो दिया होगा, यहाँ पे इनके जो कथन होंगे, जिस प्रकार से उनका क्या मानना है वो दिया होगा, वो आपको पढ़ना है। गांधीवादी दर्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है। अम्बेडकर दर्शन पढ़ना है। लोहियावादी पढ़ना है। मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तराधुनिकवाद, अस्मितामूलक विमर्श, दलित, स्त्री, आदिवासी और अल्पसंख्यक, ये सारा आपको पढ़ना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे चलते हैं इकाई 5 की ओर। हिंदी कविता मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से भी काफी प्रश्न बनते हैं। 7, 8, 9, 10 तक यहाँ पर प्रश्न बन सकते हैं हिंदी कविता से। नेट की जो यूनिट में जो लगे हैं, इस यूनिट में पृथ्वीराज रासो। देखिए करना क्या है आपको कि जितना भी ये टेक्स्ट है, यहाँ से नीचे जितना भी टेक्स्ट चलेगा वो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर जो NTA नेट का जो एग्जामिनर है वो प्रश्न इस तरह से सेट करता है कि डेप्थ में, अंदर डेप्थ से खींच के प्रश्न लाता है। जो बच्चा डेप्थ में जाकर पढ़ता है वो ठीक करके आता है, जो नहीं पढ़ता है वो तो तुक्का मारता है और वो रह जाता है पीछे। इसलिए जितना भी है टेक्स्ट, जितना भी है वो आप सारा पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर पृथ्वीराज रासो का रेबा तट लगा हो, तो जितना भी रेबा तट में जितने भी पंक्तियाँ हैं, पद हैं, वो सारे विद व्याख्या पढ़ने हैं आपको। चाहे वो अमीर खुसरो की पहेलियाँ मुकरियाँ हो, विद्यावती की पदावली हो, कबीर हो, आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने जो संपादन किया है पुस्तक का, ये सारा जिस हिसाब से बताया गया वो सारा आपने पढ़ना है। और देखिए सूरदास के भ्रमर गीत सार मोस्ट इंपोर्टेंट है। रामचंद्र शुक्ल ने इसका संपादन किया। 21 से 70 तक आपके सिलेबस में लगे हैं, नेट के सिलेबस में। तुलसीदास का रामचरितमानस का उत्तरकांड लगा है, वो आपको सारा पढ़ना है पूरी व्याख्या के साथ। ऐसा नहीं है कि आपको रामचरितमानस का उत्तरकांड लगा और आपने ऐसे फुर्ती में पढ़ लिया, ओ जी हो गया मेरा, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको पूरी व्याख्या के साथ पढ़ना है और उसको अच्छे से समझना है, समझ के पढ़ना है। जितना समझ के पढ़ोगे, दिमाग में रखोगे, उतना नेट के एग्जाम के दिन आपको याद आएगा और वो आप प्रश्न ठीक करोगे और आपका JRF होगा, 100% JRF होगा। आगे बिहारी सत्सई है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की, इसके 1 से 50 तक दोहे हैं। घनन घनन के जितने भी कविता है वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, ठीक है, संपादन किया है, एक पुस्तक बनाई है, ठीक है, घनन कवितम नाम से। उसकी जो कविता संख्या 1 से 30 तक आपने पढ़ना है, विद व्याख्या के अच्छे से पढ़ना है। मीरा के पद पढ़ने हैं, 20 पद पढ़ने हैं। मैथिली शरण गुप्त की जो प्रिय प्रवास है, 17 सर्ग हैं, इसमें आपको पढ़ना है, विद व्याख्या पढ़ना है। मैथिली शरण गुप्त की मैंने हरिउदय सिंह उपाध्याय हरिओद की प्रिय प्रवास है, वो पढ़ना है आपने, विद व्याख्या पढ़ना है। मैथिली शरण गुप्त का भारत भारती पढ़ना है। साकेत का नवम सर्ग पढ़ना है, ये भी आपके सिलेबस में लगा है, तो आपको पढ़ना है, ये बहुत आवश्यक है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। जयशंकर प्रसाद का आंसू और कामायनी है, कामायनी के जो 3 सर्ग लगे हैं, श्रद्धा, लज्जा, इला, ये आपको पढ़ने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, विद व्याख्या पढ़ने हो। जितनी आप मेहनत करोगे उतना ही आप सफल होंगे। वो किसी ने कहा है ना कि करत करत अभ्यास जड़मति हो तो सुजान, अर्थात जितना आप अभ्यास करेंगे, जितनी आप परिश्रम करेंगे, कठिन परिश्रम करेंगे, उतनी आपकी सफलताएं पैर के कदम चूमेंगी आपके। तो आप आराम से मन चित शांत करके पढ़िए। आगे है निराला, इनकी कविताएं लगी हैं। जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज समृद्धि, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुता, बांधोदना, ठाविस बंधु, सुमित्रानंद पंथ परिवर्तन, प्रथम रश्मि लगी है। महादेवी की लगी है। रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी तृतीय अंक लगा है। रश्मि रथी लगी है। नागार्जुन का कालिदास, जितने भी आगे कविताएं, ये सारी पढ़नी, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है। आगे की है, कलकी बाजरे की है, यह दीप अकेला है, हरिघास प्रश्न भर है, असाध्य वीणा है, कितनी नामों में कितनी बार है, ये आपने पढ़ना है। भवानी प्रसाद मिश्र की 2 कविताएं लगी है, गीत फरोश और सतपुड़ा के जंगल, मुक्तिबोध, भूल गलती और ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में, 3
बेहतरीन लगी है। और अंधेरे में जो कविता है ये सबसे लंबी कविता है इसकी, और ये 8 भागों में इसका संकलन हुआ है। और हर नेट की परीक्षा में हर बार ये प्रश्न पूछा जाता है। इस कविता से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको ध्यान से व्याख्या पढ़ना है और अच्छे से मन में बसाना है। धूमिल की नक्सलवाड़ी आती है, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद आती है। तो इसी प्रकार जो कविता का जो ये पार्ट है ये आपने अच्छे से पढ़ना है, वेद व्याख्या पढ़ना है, ठीक है। आगे चलते हैं इकाई 4 की ओर। हिंदी उपन्यास मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से भी काफ़ी प्रश्न बनते हैं। और जितने भी आपके सिलेबस में ये उपन्यास लगे हैं वो आपको पढ़ने हैं, उसके साथ नोट्स बनाना है और हर एक नोट्स को अच्छे से पढ़ना है उसको, ठीक है। तो पहला उपन्यास जो गोरीदत्त का देवरानी जेठानी की कहानी है। दूसरा लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु है। प्रेमचंद का गोदान है, मोस्ट इंपोर्टेंट। जितने भी आज तक नेट के जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उसमें गोदान से प्रश्न आता है। गोदान को अच्छे से पढ़ो, उसके अच्छे से नोट्स बनाओ ताकि आपका प्रश्न ना छूटे। एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए बच्चों, एक प्रश्न से मेरिट रह जाती है, इसलिए जो भी आप पढ़ोगे अच्छे से पढ़ो और एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। एग्जामिनर को भी लगे कि नहीं यार इस बार कोई पढ़ने वाला है तो आपको पढ़ना है। आज्ञे का शेखर एक जीवनी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानभट्ट की आत्मकथा है। फणीश्वरनाथ रेणु का मैलांचल है। यशपाल का झूठा सच, अमृतलाल नागर का मानस का हंस, भीष्म साहनी का तमस, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी, कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा, मनु भंडारी का आपका बंटी, जगदीश चंद्र का धरती धन्ना। तो ये जितने भी 12-13 उपन्यास लगे हैं आपको ये सारे आपको पढ़ने हैं। आपको अगर इन सब पूरा फुल सिलेबस चाहिए विद PDF, पूरा जो मैलांचल उपन्यास होगा वो पूरी PDF 200-300 पेज की जितनी PDF होगी वो आपको अवेलेबल कराई जाएगी। टेलीग्राम पे आपको लिंक दिया जाएगा, आपको नोट्स मिलेंगे। वो नोट्स कैसे मिलेंगे वो जानकारी भी आपको दे दी जाएगी, ठीक है। तो आप फिलहाल मेरी वीडियो के साथ बने रहें, मैं आगे आपको सब बहुत कुछ ऐसा बताऊंगा जो आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा, आपकी नेट की परीक्षा के लिए रामबाण सिद्ध होगा। पुस्तकों के बारे में बताऊंगा, केवल 3 पुस्तकें ऐसी बताऊंगा जो आप पढ़ोगे तो 100% डेफिनेटली आपका नेट होगा, JRF होगा। तो आगे चलते हैं इकाई 6 की ओर। इकाई 7 की ओर चलते हैं। हिंदी कहानी। राजेंद्र वाला घोष बंग महिला की कहानियां लगी हैं 2, चंद्रदेव से मेरी बातें और तुलाई वाली, माधवराज सप्रे की टोकरी भर मिट्टी, सुभद्रा कुमारी चौहान की राही, प्रेमचंद की ईदगाह, दुनिया का अनमोल रतन, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह का कानों में कंगना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का उसने कहा था, जयशंकर प्रसाद का आकाशदीप, जैनेन्द्र अपना अपना भाग्य, फणीश्वरनाथ रेणु तीसरी कसम, लालपान की बेगम। तीसरी कसम पे ध्यान दीजिएगा, फिल्म बन चुकी है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफार्म, पूरी कहानी का नाम है। आगे की गैंग्रीन, शेखर जोशी की कोसी का गठवार, भीष्म साहनी का अमृतसर आ गया, चीफ की दावत, कृष्णा सोबती का सिक्का बदल गया, हरिशंकर प्रसाई का इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, ज्ञान रंजन का पिता, कमलेश्वर का राजा निर्वंशिया, निर्मल वर्मा की परिंदे। ये जितनी भी हैं कहानियाँ, ये कुल कहानियाँ कितनी लगी आपको? 21 कहानियाँ लगी। इन 21 कहानियों को आपने बाई टेक्स्ट पढ़ना है। अगर आपको टेक्स्ट की आवश्यकता है तो वो PDFs आपको पूरी की पूरी मिल जाएगी, पूरी कहानियाँ जिसमें आपको होंगी। आपने वो सारी पढ़नी है, आपने वो सारी कहानियाँ पढ़नी है, अच्छे से उसके नोट्स बनाने हैं, उसको हाईलाइट करना है, मेन पॉइंट की पॉइंट निकालने हैं उसके कुछ, और उनको आपने ध्यान से पढ़ना है। तो आगे चलते हैं इकाई 8 की ओर। हिंदी नाटक हैं, कुछ नाटक भी लगे हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं, काफ़ी प्रश्न बनते हैं। जैसे आपके कविताएं से प्रश्न बनेंगे वैसे ही आपके उपन्यास से प्रश्न बनते हैं। 7-8-9 प्रश्न उपन्यास से बनते हैं, 7-8 प्रश्न नाटक से बनते हैं, 7-8 प्रश्न निबंध से बनते हैं, 7-8 प्रश्न आपके अन्य गद्य विधाओं से बनते हैं। आपको वो सारे प्रश्न छोड़ने नहीं है, सब पढ़ना है, पूरा टेक्स्ट पढ़ना है। पूरा टेक्स्ट में जितने भी प्रश्न बनेंगे आपको एक नहीं छोड़ना है। आई बात समझे? हाँ, वेरी गुड। तो आगे चलते हैं, हम नाटक के बारे में बात करते हैं। भारतेंदु के 2 नाटक लगे हैं, अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा। जयशंकर प्रसाद के 3 नाटक लगे हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी। अब आपको याद रखना है कि इनके क्रम के अनुसार इसमें कितने अंक हैं। ध्रुव स्वामी आता है 33 में, इसमें है 3 अंक। स्कंदगुप्त आता है 1929 में, इसमें है 4 अंक। नहीं, ये गलत है, स्कंदगुप्त आएगा आपका 27 में, ठीक है। तो इसमें है कुल 5 अंक और चंद्रगुप्त में 4 अंक, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। और फिर धर्मवीर भारती का अंतयुग आता है, लक्ष्मीनारायण लाल का सिंदूर की होली आता है, पर यहाँ पे लाल दिया है इन्होंने, लेकिन यहाँ पे लाल नहीं आएगा, ये आएगा आपका मिश्र, लक्ष्मीनारायण मिश्र की आती है आपकी सिंदूर की होली। मोहन राकेश की आधी अधूरी आएगा, आषाढ़ का एक दिन आएगा। हबीब तनवीर की आगरा बाजार आएगा। सर्वेश्वर सक्सेना की बकरी नाटक, शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य, उपेंद्र नाथ का अंजू दीदी, मनु भंडारी का महाबूज। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं इकाई 9 की ओर। हिंदी निबंध आते हैं, कुल 11 निबंध लगे हैं आपको। 11 निबंध में भारतेंदु का दिल्ली दरबार दर्पण, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, प्रताप नारायण मिश्र का शिवमूर्ति, बालकृष्ण भट्ट का, नहीं यहाँ पे एक गलत टाइप हुआ है, यह बालकृष्ण भट्ट का नहीं है, शिव शंभू की चिट्ठी। ये है आपका बाल मुकुंद गुप्त का है, शिव शंभू की चिट्ठी, आपने याद रखना, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल का कविता क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाखून क्यों बढ़ते हैं, विद्यानिवास मिश्र का था आपका मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, अध्यापक पूर्ण सिंह का था मजदूरी और प्रेम। हाँ, एक बात याद रखना, प्रश्न ऐसे बन जाता है कि अध्यापक पूर्ण सिंह के कितने निबंध हैं, इसके कुल 7 निबंध हैं, मजदूरी और प्रेम। इसके अलावा 6 और निबंध हैं, इन्होंने केवल इतने ही निबंध लिखे हैं, और जितने भी निबंध लिखे इतने प्रसिद्ध हुए हैं कि इनकी ख्याति केवल 7 निबंधों ने ही इतनी ज़्यादा हो। कुबेरनाथ राय का उत्तर फाल्गुनी के आसपास है, विवेक की राय का उठ जाग मुसाफिर है, नामवर सिंह का संस्कृति और सौंदर्य है। इकाई 10 की ओर चलते हैं, जिसमें आती है आपकी आत्मकथा, जीवनी तथा जो अन्य गद्य विधाएं आती हैं उनको आपको ये जितनी भी हैं ये लगी हैं सारी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी PDF के तौर पर। आप अपने फ़ोन या लैपटॉप से उसको पढ़ सकते हैं या उसे प्रिंट करवा के भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको लिंक दूंगा, आप अच्छे से इस सिलेबस को नोट कर सकते हैं। मैं आपको लिंक टेलीग्राम पे दूंगा, आप टेलीग्राम पे मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पे आगे चलते हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी, माटी की मूर्तें, महादेवी वर्मा, ठाकुरी बाबा,
तुलसीराम मुर्धिया, शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में। शिवरानी देवी जो है प्रेमचंद की पत्नी थी, दूसरी पत्नी थी। प्रेमचंद घर में इन्होंने प्रेमचंद को के ऊपर लिखा इन्होंने, ये तो आपको जाना पहचाना है कि प्रेमचंद है तो प्रेमचंद के घर प्रेमचंद के ऊपर ही लिखा होगा। तो इसके बाद मनु भंडारी, ये कहानियाँ भी उनकी यादगार है। विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा, आवारा मसीहा ये शरतचंद्र चट्टोपाध्याय के ऊपर लिखी है उन्होंने, जीवनी लिखी है विष्णु प्रभाकर ने। फिर हरिवंश राय बच्चन की आती है क्या भूलूं क्या याद करूं। रमणिका गुप्ता की आती है आफुदरी। हरिशंकर प्रसाई का आता है भोलाराम का जीव। कृष्णचंद्र की आता है जामुन का पेड़। दिनकर की आता है संस्कृति के 4 अध्याय। मुक्तिबोध की आती है एक लेखक की डायरी। राहुल संकृत्यायन की आती है मेरी तिब्बत यात्रा। आगे का आता है अरे यावत यात्रा। तो दोस्तों आज मैंने आपको नेट के सिलेबस में लगने वाली कुल 10 इकाइयों को अच्छे से बताया है। ये हर एक परीक्षार्थी को पता होना चाहिए कि नेट के सिलेबस में क्या है और किस प्रकार से यूनिट में सिलेबस विभक्त है। सॉरी। तो आपको मैं आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट भी अवश्य करो।